आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी और कांग्रेस के नेशनल स्पोक्समैन, सीनियर स्पोक्समैन। बहुत सारे इश्यूज़ पर बात होगी, कांग्रेस के हालात पर बात होगी, मुल्क की सियासत पर बात होगी, बिहार में जो सियासत चल रही है उसकी बात होगी और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद है उस पर भी बात करेंगे। सर, आपका इस्तकबाल है। और राम जन्मभूमि और अगर बाबरी मस्जिद की अगर हम बात करें, वहाँ पर वापस एक बार फिर जो है राम मंदिर के निर्माण की तामीर का काम शुरू हो गया। ये सवाल पहले आपसे इसलिए बनता है क्योंकि 7 दिसंबर 1992 में आपने उस वक्त के मौजूदा जो वज़ीर आज़म थे उनको एक ख़त लिखा था बाबरी मस्जिद के डिमोलेशन की वजह से, और बहुत ही सख्त था वो। अब क्या कहेंगे, एक बार फिर जो शुरुआत होगी है, बीजेपी के कुछ लीडर्स की तरफ से कह रहे हैं कि दिसंबर 2016 के अंदर तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। पूरे माहौल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो मेरा ख़त था बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई थी जी, उसके, चूँकि वज़ीर आज़म हमारी पार्टी के थे और उस वक्त मेरी सोच थी कि अगर वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करते और सिर्फ जो कानूनी है सिर्फ वो पहलू नहीं, क्योंकि वो ये इंसानी मसला था और ये पूरे मुल्क को मुतासर करने वाला था, तो जो हमारी उम्मीदें थी उसके मुताबिक काम नहीं हुआ था, इसलिए मैंने प्रोटेस्ट किया था। और वो ख़त आज भी खुदाबख्श खान लाइब्रेरी पटना में है, जी हाँ। उसमें वहाँ के डायरेक्टर ने मुझसे मंगवा के लिया था। जहाँ तक जो आजकल बयानात बीजेपी के लीडरों के आ रहे हैं, बीजेपी आरएसएस ऐसी तंजीमें हैं, ऐसे संगठन हैं जो समाज को बांट के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जो कम तादाद में है उसको जो ज़्यादा तादाद वाले हैं उनसे लड़ाया जाए, और जो बड़े तादाद में लोग हैं, बड़ी संख्या वाले लोग हैं, उनको अपने को उनका शुभचिंतक और हमदर्द बता के उनका वोट लिया जाए। यही सारी सियासत है। अभी हालिया दिनों में दिल्ली के चुनाव में हार गई बीजेपी। मोदी जी का जो एक लोकसभा के चुनाव में था, एक हवा थी उनकी, और था और हवा थी, वो ख़त्म हो गई धीरे धीरे। बिहार के चुनाव में वो हारे, उसके पहले दिल्ली के चुनाव में हारे, अभी मध्य प्रदेश में जो रतलाम में इलेक्शन हुआ है वो हम जीत गए, बाई इलेक्शन में आप जीते हैं। अभी झारखंड में जो बाई इलेक्शन हुआ है वो हम जीते, गुजरात में जो सिविक बॉडीज के इलेक्शन हुए उसमें हम जीते। अगर कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी वो तो है, उसको अगर असेंबली में जोड़ा जाए तो गुजरात में हम 100 सीट जीते हैं। मोदी जी की पार्टी जो है वो 60 से कुछ ज्यादा सीटें ठीक है जीती है। कर्नाटक के काउंसिल के चुनाव में हम जीत गए। तो जाहिर है कि जब ये उन्होंने देखा कि हम इससे हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है विकास के नाम पे, और जो मोदी जी ने खोखले वादे किए थे मुल्क से उसमें हम फेल हो रहे हैं, तो अब फिर जज्बाती तौर पे लोगों को बहका करके, और ये प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, ये जो उनके साथ के लोग हैं, कुछ लोगों को रखा है उन्होंने अपने साथ, जो नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं, जो कंट्रोवर्शियल सियासत पर जो है वो क्या असर होगा। मुल्क की पूरी सियासत की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ जो है बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुल्क के माहौल पर, पूरे मुल्क की सियासत पर क्या असर होगा? क्योंकि राम मंदिर का मसला जो है वो लोगों के जज्बात से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग जो है उसको बाबरी मस्जिद के तौर पर देखते हैं उस जगह को, कुछ लोग राम मंदिर के तौर पर देखते हैं। इसमें कहीं किसी को परेशानी की बात नहीं है, ये मुल्की मसला है और हमारे बहुत ही दुनिया का तरीका है कि अगर हमारे दो भाइयों में, दो समाजों में, दो ख़ानदानों में अगर किसी बात पे एक राय नहीं है तो हम बैठ कर के एक राय बनाने की कोशिश करते हैं, यानी सुलह सफाई और पंचायत से वो हल हो जाए। और अगर पंचायत से नहीं होता है तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक प्रावधान है, उसमें एक सहूलत है कि आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, आप न्यायालयों में जा सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, और एक अदालत से आपको अगर तशफ़ी नहीं है उसके फैसले से तो दूसरी अदालत, तीसरी अदालत और सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर माना जाता है हमारे संविधान का, हमारे आइन का। तो वहाँ जा सकते हैं और उसका फैसला सबों को मानना होता है, और ये मुल्की और सूबे की हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका नफाज करवाने। तो ये बहुत आसान रास्ता है कि या तो दो समाज आपस में बैठ के तय कर लें, और अगर नहीं तय हो सकता है तो कोर्ट्स में जाए। आज मामला कोर्ट में है, इसलिए वो तय होगा। कुछ दिन आपको लगता है कि जैसे आपने खत लिखा था उस वक्त के वजीर आजम को, बहुत सख्त खत था वो, अभी आपको कुछ अपने लेवल पर कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि झांसे में मत आइए, मामला जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए और उसके फैसले के मुताबिक ही सारा काम होगा। जी, हम लोग बहुत, कांग्रेस का बहुत दिन से ये स्टैंड है, पुराना स्टैंड है और आज भी है कि जो हमारे समझौता हो जाए, बहुत कोशिश हुई, नहीं हो पाया, तो लोग कोर्ट में गए, एक कोर्ट के फैसले से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ
तो दूसरे कोर्ट में गए, यही हमारा है और सारे लोगों से यही अपील है, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हों, कि मुल्क में अमन व अमान, मुल्क में शांति और इसके लिए कोई भी विकास, चाहे राज्य सरकार वो विकास करे या केंद्र सरकार वो तरक्की की बात करे, विकास की बात करे, शांति और अमन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए हर मसले का हल है, हम आपस में नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट करता है, और कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट कराना ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट्स की, हुकूमतों की, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, और उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारी जुडिशरी, हमारे जो अदलिया जिसको कहते हैं उर्दू में, ये बहुत मजबूत है, और ये एक तरह से निष्पक्ष हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं कि और बहुत उसकी इज्जत है, और जो न्यायालय का फैसला हो वो सबको मानना चाहिए। इस वक्त अगर मुल्क की सियासत की बात करें तो वो वक्त वक्त पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो कहीं ना कहीं मुल्क की तस्वीर को बाहर ऐसा माना जाता है कि ख़राब करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी वाले जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब कांग्रेस करवा रही है जानबूझ करके, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि सब बीजेपी करवा रही है। ये मामला है क्या? ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिनसे कम्युनल टेंशन भी होती है, आपस में जो है वो तलखी बढ़ती है, ये सच्चाई क्या है इस वक्त इसकी? देखिए, अंग्रेजी में एक फ्रेज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। तो मोदी जी और उनकी जो तंजीम है, इसने लोगों का काम का बंटवारा किया हुआ है। अच्छा। मोदी जी अपने से विकास की बात, सबको साथ, सबकी बात करेंगे, लेकिन उन्हीं के करीब के जो लोग हैं वो नफरत फैलाने की बातें करते हैं, चाहे वो अक़लियतों के खिलाफ हो, चाहे वो समाज के जो दूसरे, अभी जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हादसा हुआ है, एक दलित छात्र ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, उसमें स्मृति ईरानी जी की मिनिस्ट्री से पूरा इंटरफेरेंस हुआ है, इनकी तरफ से चाल, और दत्तात्रेय जो इनके मिनिस्टर हैं उनकी वजह से हुआ है। और 5 दिन इस मुल्क का वजीर आजम, पूरी इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरा मुल्क में राहुल गांधी जी गए, जो और सियासी जमातों के लोग गए, और ये गए सियासत करने नहीं, ये बताने कि आपको इस मुश्किल हालात में हम आपके साथ खड़े हैं। और प्राइम मिनिस्टर की वजह कर कोई पार्टी का सीनियर आदमी उनके हमदर्दी में कुछ नहीं बोला, इसलिए कि स्मृति ईरानी जी का मामला था और उनके मिनिस्टर दत्तात्रेय जी का मामला था। 5 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पांस किया, जो यूथ कांग्रेस के झगड़े पे ट्वीट कर देते हैं। इसलिए काम बांट लिया है इन्होंने कि हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, तुम नफरत फैलाने का कारोबार करते रहो। इनके एक मिनिस्टर हैं, दलित बच्चों की हत्या हुई हरियाणा में, मैं हरियाणा का इंचार्ज भी हूँ अपनी पार्टी का, हम लोग वहाँ गए और उन्होंने कह दिया कि अगर कोई कुत्ते के बच्चे पर ढेला फेंक देगा तो उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार है? नहीं, आप किस तरह की बात करते हैं। आज उन्होंने कहा है करण जौहर तो कांग्रेसी नहीं है। हाँ। इस मुल्क के बहुत मशहूर और कम उम्र में इतना नाम किया करण जौहर ने, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इतनी कामयाब फिल्में बनाई जिसमें मैसेज भी होता है। और उनके बयान पर उन्होंने कहा कि मन की बात कहना मजाक हो गया है, इसलिए कि डर लगता है अगर किसी ने कुछ बात कही तो मुल्क की बदनामी की बात नहीं होती है। ये मोदी जी और उनके साथ के जो लोग हैं जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, उन्होंने उसकी शिकायत किया। ये घुमा के कह देते हैं कि आप तो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। मुल्क की बदनामी, इस मुल्क से ज्यादा टॉलरेंट मुल्क दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन इस टॉलरेंट मुल्क के लोगों को इनटॉलरेंट बनाने में जो मोदी जी और उनके साथियों का रोल है, और चूंकि गवर्नमेंट के पैट्रोनेज में ये हो रहा है तो उसका असर ज्यादा होता है। जी ठीक है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शकील, AICC जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस के सीनियर स्पोक्समैन भी है। यह वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो और बहुत सारे सवालात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर स्पोक्समैन डॉक्टर शकील। कांग्रेस थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सी खामोश है, चूंकि AK एंटोनी इस वक्त बोले थे कि ज़्यादा मुस्लिम किया इसलिए जो है हार गए। फिर हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह बहुत बोलते थे, वो भी कम हो गए। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटी का कोई ख्याल रखने वाली कांग्रेस जो है उस लेवल पे काम नहीं कर रही जिससे पहले करती थी। देखिए ना, सेक्युलरिज्म है क्या जी, कि हम अपना मजहब मानते हैं और हम दूसरे के मजाहिब की, दूसरे धर्मों का आदर और इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। कांग्रेस का आज भी वही मानना है, कहीं रत्ती भर भी सेक्युलरिज्म पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुल्क की आत्मा, इस मुल्क की रूह में सेक्युलरिज्म है। अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो ये मुल्क चलेगा नहीं। एक बार हम इसी सांप्रदायिक टकराव के वजह से हमारा मुल्क टूटा है,
14 अगस्त 1947 को आप 5वीं क्लास के बच्चे से पूछिए कि आप आज़ाद कब हुए, तो बड़े गर्व से, बड़े फख्र से कहेगा कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। लेकिन ये पूछे कि ये मुल्क बर्बाद कब हुआ, तो 24 घंटे के अंदर का जो टूटा कब ये मुल्क के टूटने से ज़्यादा पीड़ा और दुख की कोई बात नहीं होती है। उसके 24 घंटे पहले 14 अगस्त 1947 को इसी सांप्रदायिकता के कारण टकरा के और इन्हीं तत्वों के कारण, मैं अक्सर कहता हूँ, हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग, अंग्रेजों की बैकिंग, इन सब ने मिलके इस मुल्क को टूट के कगार पर पहुंचाया। आज फिर उसी तरह की शक्तियां मजबूत हो रही हैं और कांग्रेस इसीलिए सेक्युलरिज्म की लेकिन वो बात तो कहते हैं करती कि है। वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, सबसे बड़े सेक्युलर हैं और मुल्क की असली हिफाजत करने वाले लोग वही हैं। नहीं, देखिए ये कौन लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो इसी तरह की बात वो किया करते थे 1947 के थोड़े दिनों पहले तक, जब मुल्क का माहौल खराब हुआ। आरएसएस बनी 1925 में और 1947 में इस मुल्क का बंटवारा हो गया। और कैसे करते हैं, सरदार पटेल ने गांधी जी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और सरदार पटेल का बयान है कि अगर आरएसएस को नहीं रोका गया तो ये देश की आत्मा की हत्या कर देंगे, यानी मुल्क की रूह की का कत्ल कर देंगे। ये सरदार पटेल का बयान है और आज वो कहते हैं कि सरदार पटेल हमारे आइडियल हैं। अगर सरदार पटेल हमारे बीजेपी के आइडियल होते, मोदी जी और उनकी पार्टी के आइडियल होते, तो सरदार पटेल ने कहा था कि बैन कर देना चाहिए और अगर नहीं बैन किया गया, नहीं रोका गया आरएसएस को, तो ये मुल्क की आत्मा की हत्या कर देंगे। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी वाले लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते हैं देशभक्ति की बात, लेकिन काम जो हो रहा है उनका, वो काम हो रहा है कि जिससे देश की एकता अखंडता टूटती है और इसी तरह देश टूट के कगार पर पहुंचता है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बहुत कई मामलों को लेकर के बहुत एग्रेसिव हुई है और राहुल गांधी को एक कमान सौंपने की जो है वो बात चल रही है। 2014 में बहुत झटके लगे थे कांग्रेस को, लग रहा है कि वो झटकों से उबर करके थोड़ा आगे बढ़ रही है अब, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं और बिहार में जिस तरीके से आप लोगों ने गठबंधन करके वहाँ पर गेन किया है, आपके जो है नंबर्स बढ़े हैं, वो बड़ी बात है। फिर जो इंतखाबात हुए हैं अलग अलग जगह बाई इलेक्शंस में, वहाँ पर जो है आपको मिला है। कर्नाटक की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें और महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हुए हैं, वहाँ से भी आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जी हाँ। देखिए, मोदी जी ने ख्वाब दिखाया था इस मुल्क को। एक 10 साल से हमारी हुकूमत थी, हम पे, मैं ये बिल्कुल करता हूँ कि हम पे जो इल्ज़ामात लगे, ये हमने अपने जो हार के बाद हम लोगों ने जो हार कबूल की और उसमें जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, ये मेंशन है उसमें कि हम पर जो इल्ज़ाम लगे हम उसको स्ट्रांगली रिबट नहीं कर सके और हमने जो हमारी जो उपलब्धि थी, जिसको कहते हैं हिंदी में हमारा जो काम था, उसको हम ठीक से लोगों को नहीं बता सके। ये दोनों वजूहात हुए, ये हमने स्वीकार किया है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी थी कि मोदी जी ने मुल्क को एक सब्ज बाग दिखाया था और एक भी वादा वो पूरा नहीं कर सके जो उन्होंने किया था मुल्क की आवाम से, चाहे वो काले धन का मामला हो, चाहे वो करप्शन का मामला हो, उनके मिनिस्टर्स पे करप्शन का चार्ज हो, डेवलपमेंट की बात हो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पीछे चला गया। पूरी दुनिया में तेल के दाम इससे कम का शायद कभी नहीं थे और जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके, तेल के दाम तो उधर कम हो रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के लोगों से वही दाम चार्ज किया जा रहा है। जिस दिन मनमोहन सिंह जी ने हुकूमत हवाले की थी, उस दिन $1 ₹98 अमेरिकी डॉलर 98 रुपये 50 पैसे के बराबर, 58 जी। मोदी जी बहुत कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की उम्र तक पहुंच जाएगा, सो राहुल गांधी की उम्र से शुरू होके आज आप जानते हैं कि मोदी जी के इस 18 महीने की हुकूमत के बाद $1 68 हिंदुस्तानी रुपए के बराबर पहुंच गया है। तो सोचिए कि आपने कहा क्या था, क्या किया, इससे भी लोगों को परेशानी हुई है। उसके बाद आपकी नीयत क्या है? सबसे जो बड़ी हार हुई है मोदी सरकार की, वो लैंड एक्विजिशन बिल में हुई है और मैं राहुल गांधी जी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, एक देश के नागरिक की हैसियत से, किसान के घराने की ओर से। मोदी जी, एक हम लोगों ने 2013 में
बनाया था लैंड एक्विजिशन जी बिल, हाँ। कि उसमें बहुत से ऐसे थे कि 80% अगर किसान उस इलाके के तैयार नहीं है तो उनकी ज़मीन नहीं ली जा सकती है। अगर जो मार्केट रेट है उससे चौगुना आपको देना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी। और अगर 5 साल आपने ज़मीन किसी नाम पर एक्वायर कर लिया और 5 साल उससे पर वो काम नहीं हुआ तो वो ज़मीन किसानों को लौट जाएगी। वापस लौट जाएगी। मोदी जी ने आते ही ऑर्डिनेंस से, बगैर पार्लियामेंट से पास किए हुए ऑर्डिनेंस से, क्योंकि मोदी जी ने चंदा लिया इलेक्शन में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल से, उनको चंदा वापस करना है, तो चंदा पैसा लिया है, पैसा तो कहाँ से देंगे, तो पैसा उनको ज़मीन देके किसानों की एक्वायर करके, जो गुजरात में उन्होंने किया वही पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते थे राहुल गांधी जी ने। और उनके साथ और भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं दूसरी पार्टियों का भी, कि मजबूती से लड़ाई लड़ी और 3 बार ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद चौथी बार मोदी जी को फोर्स होकर के उस ऑर्डिनेंस को लैप्स कराना पड़ा। ये सबसे बड़ी कांग्रेस की और अपोजिशन की और मुल्क के किसानों की जीत है, जो मोदी जी बिल्कुल अपने सेठ साहूकार बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको किसानों की जमीन औने पौने दाम में देना चाहते थे, उस पर हम लोगों ने रोक लगाई है। तो ये मैसेज कि ये सरकार पहले कहता था ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, हम लोग पढ़ते थे अपने बचपने में, तो ये कॉरपोरेट हाउसेज बाय द कॉरपोरेट्स ऑफ द कॉरपोरेट्स फॉर द कॉरपोरेट्स की ये गवर्नमेंट है। लेकिन सरकार अपने हिसाब से बात कर रही है, वो कह रही है कि अगर कॉरपोरेट्स के लिए अच्छा माहौल बन रहा है तो उसका फ़ायदा भी सीधे तौर पर आवाम को ही होगा, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार बढ़ेंगे, मुल्क की तरक्की होगी। खैर ये एक अलग मसला है। जी हम कॉरपोरेट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों की कीमत पे नहीं। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की क़यादत में जो है काफ़ी कुछ जोश एक तरीके से जो है कहा जाए जोश आ गया है पार्टी के अंदर, और राहुल गांधी को कमान सौंपने की बात चल रही है। आपको लगता है कि जो सीनियर लोग हैं, अगर राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, आप लोगों का फैसला बनाएंगे भी आज नहीं तो कल, तो जो बहुत सीनियर लोग हैं, उम्र में भी ज़्यादा हैं, तजुर्बे में भी ज़्यादा हैं, वो थोड़ा अनकंफर्ट फील करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं फील करेंगे। राहुल गांधी जी की उम्र 45 साल के आसपास हुई। राजीव गांधी जी 40 साल की उम्र में वजीर आजम हो गए थे इस मुल्क के। बहुत ही एक बड़ा हादसा हुआ था, इंदिरा जी की शहादत हुई थी, उसके बाद वो वजीर आजम बने थे। उनके वक्त में हर पार्टी में नए लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जो एक्सपीरियंस और तजुर्बेकार लोग हैं उनकी कीमत पे नहीं, उनके कॉस्ट पे नहीं, उनको गर्दन में हाथ लगा के बाहर करने की बात नहीं है। कांग्रेस का हर लीडर, हर वर्कर ये चाहता है कि राहुल गांधी जी हमारे सदर बने, इस मुल्क के वजीर आजम बने एक दिन और सदर बने एक दिन। लेकिन वो कब आएगा? सोनिया गांधी जी अनडिस्प्यूटेड लीडर है हमारी पार्टी की, और सारे लोगों को एक बात मैं बताऊं, मैं 3-4-5 सूबों का इंचार्ज रहा हूं। सूबे में लीडर्स एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, लेकिन उनसे अगर जाती तौर पे बात कीजिए, जो एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं सूबे में की सियासत में, वो सबसे बात कीजिए तो कहेंगे कि सोनिया गांधी जिस दिन हमको ये कह देगी उस दिन हम मानने को तैयार हैं। सारे लोग विदाउट एनी एक्सेप्शन, बगैर किसी एक तरह से अपवाद के, सारे लोगों का ट्रस्ट सोनिया गांधी में। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जब चाहेंगे राहुल गांधी जी को बनाने के लिए, और हर ऑर्गेनाइजेशन में यंग ब्लड्स की, नए आइडियाज की, नए थॉट्स की जरूरत होती है, लेकिन उनको लाया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन जो तजुर्बेकार हैं उनके तजुर्बे से हमको फायदा होता है। कोई भी घर, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बिल्कुल किनारे करके नहीं चलता है, उनके आइडियाज, उनका आशीर्वाद, उनका आइडिया और नए लोगों की जोश और वलवला उससे मिल के चलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन लोगों का ये कहना है, आमतौर पर हम लोगों से बात करते हैं और बीजेपी भी जो है कई बार इल्ज़ाम लगाती है कि ये प्राइवेट लिमिटेड है, एक फैमिली की पूरी वो है। भाई सोनिया गांधी अगर हटेंगी तो उनके बाद राहुल गांधी ही क्यों? पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं, ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी पार्टी के भले के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको मौका पहले तो मिलता था, अभी सिर्फ राहुल गांधी का नाम चलता है। नहीं, उनको मौका मिलता है। और देखिए इनको चुनता कौन है? राहुल गांधी की बात आज कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग। तो वो चाहेंगे ना कि हमारे सबसे, जो नेहरू गांधी फैमिली की जो सबसे बड़ी खूबी है कि किसी सूबे को ये नहीं है, इस मुल्क को जिसको हम उनको ऑल इंडिया फैमिली कहते हैं, किसी सूबे को नहीं है कि ये अगर वजीर आजम हुए या ये अगर जिम्मेदार ओहदे पे पहुंचे तो हमारे सूबे के साथ भेदभाव होगा। हर हिंदुस्तान का हर सूबा उनको एक तरह से अपना समझता है। बिल्कुल। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शकील अहमद, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और सीनियर स्पोक्समैन भी हैं, AICC जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर शकील अहमद। फैसला पूरी तरीके से आपका होगा, राहुल गांधी को कब जो है वो कमान संभालेंगे, आपका मतलब पूरी पार्टी करेगी। लेकिन आपको एक चीज़ लगती होगी, अखबारों के जरिए भी, ट्विटर, आप चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, वो एक बड़े कद के लीडर हैं और उम्र भी ज़्यादा है, तजुर्बा भी ज़्यादा है। और जब हम मुकाबला करते हैं राहुल गांधी से तो राहुल गांधी को बच्चा करार दिया जाता है। बहुत सारे जो है उनके ऊपर अलग अलग, वो तो दोनों के ऊपर बनते हैं आजकल, जो है वो चुटकुले और जोक्स तो बनते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को जो है वो लोग उतनी संजीदगी से नहीं लेते, उतना बड़ा लीडर नहीं मानते आज भी? नहीं, जाहिर है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी एक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं जी, और उस पर ज़्यादा पूंजी लगाते हैं, ये बात सब लोगों को मालूम है। और नरेंद्र मोदी जी अब जब आप देखेंगे, जब वो वजीर आजम बन गए, जो उन्होंने सब्ज बाग दिखाए, उस दिन से आप ग्राफ देखिए, राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ रहा है और मोदी जी का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिहार में 30 मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्की हुकूमत को छोड़ के 30 मीटिंग करेगा बिहार में आकर के। और नतीजा क्या हुआ? 26 सीटें मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी, तारिक अनवर साहब के भी कुछ लोग खड़े थे, और पप्पू यादव जी जो आज भी आरजेडी की मेंबर है, उनकी अहलिया हमारी पार्टी की मेंबर है लोकसभा की, इनकी वजह से 24 सीट हम हार गए। अगर 178 में 24 सीट और जोड़ लीजिए, अगर ये नहीं खड़े होते तो बीजेपी शायद 40 सीटों पर जीत पाती बिहार में। तो एक बहुत ही साफ ये है कि मोदी जी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, राहुल गांधी जी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो बड़ा मतलब मुश्किल होगा शायद आप लोगों के लिए भी। हालांकि हुकूमत बनी है, नई नई हुकूमत है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है कि लालू यादव हैं, आप हैं, नीतीश कुमार हैं, सब मिल करके जो सरकार चला रहे हैं, थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा आपको? और 5 साल तक जो है वो लगता है आपको कि बिना किसी डिस्प्यूट के चला जाएगा, निकल जाएगा टाइम? देखिए 3 साल तो हो गया, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। 2013 में जी, जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करने की वजह कर नीतीश कुमार जी अलग हुए, तो हमने उनको सपोर्ट किया, कांग्रेस ने, आरजेडी ने भी किया, आरजेडी ने भी सपोर्ट किया, और 2013 से हम साथ हैं। ये तो इलेक्शन बीच में आया है जो हम, पर इस बार की सिचुएशन थोड़ी अलग है ना साहब। हम मैं वही बता रहा हूँ कि वही नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बिहार के थे और हमारी उस सरकार को सपोर्ट था। जाहिर है हमारे एमएलएस कम थे, लेकिन उस सरकार को उन्हीं एमएलएस की 5 एमएलएस की जरूरत थी। आरजेडी के पास एमएलएस कम थे, हमने अच्छे से मिलकर सरकार चलाई। इसी वजह से जब इलेक्शन में हम लोग साथ आए तो बिहार की जनता ने हम पर यकीन किया और हमको इतना ज़बरदस्त मैंडेट दिया। और हम सब ये इस बात को जानते हैं कि अगर हम ठीक से बिहार की जनता की खिदमत नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, उनकी अपेक्षा और आकांक्षा पे नहीं उतरेंगे खड़े, ठीक है, तो हर इलेक्शन के बाद एक अगला इलेक्शन। लोगों को ऐसा लगता है कि लालू यादव और राहुल गांधी जो है उनके बीच में कुछ टसल चलती रहती है। 36 का आंकड़ा है, वो जब से ऑर्डिनेंस उन्होंने ये सब लेकर के आए थे कि भाई 2 साल से ज़्यादा जिसको सजा होगी, ये सब। सिर्फ तो अभी कैसे हालात हैं, मतलब जो है? नहीं, देखिए साथ हैं, मीटिंग्स में साथ रहते हैं। जो गठबंधन में हुआ था उसमें सोनिया गांधी जी उस मीटिंग में गई थी, राहुल गांधी जी से। लेकिन जो वेटेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था सर, सबको पता है। वो किसको? सोनिया गांधी जी को भी और राहुल गांधी को भी। बिल्कुल गलत। मैं सोनिया गांधी जी के साथ गया था, मैं उन्हीं के जहाज से गया और उन्हीं के जहाज से आया। सिर्फ वेटेज नहीं मिलने की एक बात कही गई, जो बहाना बनाया गया कि सोनिया गांधी जी को लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी से पहले बुलवा दिया गया। वो हम लोगों का फैसला था, इसलिए कि मौसम खराब था। और 3 बार वहीं मंच से बैठे बैठे हम लोगों ने चार्टर प्लेन से गए थे सोनिया गांधी जी के साथ, हम लोग जहाज के टेक ऑफ का टाइम हम लोगों ने बदलवाया और ये फैसला था कि सोनिया गांधी बोलेगी चली जाएंगी। बोलने के बाद उनको मंच पर लोगों ने कहा कि आप को देखने भी और सुनने भी, चूंकि पहली बार आप इतनी बड़ी मीटिंग में सब लोगों के साथ आई हैं, तो शायद मीटिंग में से लोग उठ के जाने लगे आपको देखने के बाद। तो उन्होंने मैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब साथ थे, हम दोनों से उन्होंने कहा कि मेरा 20 से ज़्यादा ठीक नहीं है, एक बार टाइम और टेक ऑफ का प्लेन का बढ़ सकता है। तो तीसरी बार हम लोगों ने प्लेन का, वो फैसला हमारी पार्टी का था, हम लोगों ने कहा था कि सोनिया गांधी को चूंकि वापस जाना है, इसलिए उनको पहले बुलवाइए। 2016-17 में कई सारे सूबों में जो है वो इंतखाबात होने हैं
आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो कितनी तैयार है, खासतौर से अगर हम आसाम की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें और वेस्ट बंगाल की बात करें? आसाम में हम 3 बार हुकूमत में रह चुके हैं जी और मुझको कोई वजह नज़र नहीं आती है कि चौथी बार हम नहीं आएंगे, चूँकि आसाम के लोगों ने पहचान लिया है जी कि एक गलत अफवाह फैला के और एक मजहबी जुनून फैलाने की कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद जो था उसने काम किया। एक बड़ा मसला वहाँ का है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन। जी हाँ। आपको एक पूरी आंदोलन हुआ, एक हुकूमत बनी, हमारी सरकार हार गई, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर भी थे और पार्टी के सदर भी थे। आसाम चुनाव में समझौता किया उन्होंने, राजीव गांधी जी ने समझौता किया, बाइकाट हो रहा था, ये हो रहा था, हम इलेक्शन हार गए। राजीव गांधी जी का बहुत मशहूर बयान है कि मेरी पार्टी हार गई लेकिन मेरा मुल्क जीत गया, यानी खून खराबा बंद हो गया आसाम में उसकी वजह कर। 1 साल प्रफुल्ल महंता की सरकार रही, सिर्फ इस बुनियाद पर वो आई कि बांग्लादेश के से जो लोग आ रहे हैं इन्फिल्ट्रेटर, उनको कांग्रेस सरकार नहीं रोक रही है और ये कर रही है। और आप जानते हैं 5 साल रहने के बाद उन्होंने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया? 26 लोगों को पूरे 5 साल में। प्रफुल्ल महंता जी को आज कोई नहीं जानता है, इसलिए कि लोग पहचान गए, लोग जान गए कि गलत अफवाह फैला करके, गलत लोगों को भरमा करके इन्होंने अपनी सियासत के लिए, उसमें बीजेपी वाले भी मिल गए, असम गण परिषद वाले भी मिल गए, सब मिल के उन्होंने ये काम किया, लोगों को वर्गलाया। तो आज की तारीख में तरुण गोगोई साहब हमारे मजबूत लीडर की हैसियत से आए हैं और आसाम ने तरक्की की है। तो आप मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से निपटना या उनकी लीडरशिप से निपटना आपके लिए मुश्किल है और 2016 मुश्किल भरा दौर रहेगा, या निकल जाएंगे आप, जो है पार पालेंगे? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। यहाँ केजरीवाल साहब है, मैं हमेशा डे 1 से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बड़े केजरीवाल हैं और केजरीवाल साहब छोटे मोदी हैं। आज खुलासा हुआ है, मैं डे 1 से कह रहा हूं, जो उन्होंने किया दिल्ली के लेवल पे, नरेंद्र मोदी जी ने किया पूरे मुल्क के लेवल पे। आज आया है, आज खबर आई है अखबारों में, आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल साहब के सरकार ने 60 करोड़ रुपया, 500 कुछ करोड़ का बजट है, और 60 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया है जो नरेंद्र मोदी जी किया करते हैं। तो ये समझाने की जरूरत है, ये समझाने की, वही कह रहा हूं मैं कि ये समझाने की जरूरत है कि दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक है। बिल्कुल। कुछ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ कंट्रोवर्सी भी जो है हो जाती है, कई बार कंट्रोवर्शियल जो है वो ट्वीट कर देते हैं आप। क्या मतलब जो है आपको लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो सही होना चाहिए? चूंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारा जो है वो कन्फ्यूज़न भी पैदा होता है और यूथ जो है उसको कहीं ना कहीं वो एक गलत रास्ते पर लेकर के जाता है। देखिए, सोशल मीडिया में अच्छे लोग भी हैं और हर चीज़ में जैसे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो मेंटेलिटी के लोग हैं, हायर करके लोगों को रखते हैं कि आप मेरे खिलाफ जो बोले उसको गालियां दें और ये करें। आज तक मैंने अपना एक ट्वीट डिलीट नहीं किया। मेरे बहुत नहीं 34-35 साल के आसपास फॉलोअर हैं। मैंने आज तक, खुर्शीद साहब, एक ट्वीट अपना डिलीट नहीं किया। जो मैंने ट्वीट किया मैं उस पर खड़ा हूं आज भी। लेकिन कुछ ऐसा है ना, मतलब जो कंट्रोवर्शियल है, कुछ भी नहीं, कंट्रोवर्शियल अगर उसको लोग बनाना चाहें, हमारी हैसियत मैं एक सवाल पाकिस्तान से बिल्कुल मुकाबला और करने करूंगा की उसी से जुड़ा हुआ। एक आखिरी बिल्कुल मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां यूपीए हुकूमत में भी होती थी, सिमी के नाम पर उस वक्त इंडियन मुजाहिदीन का नाम आता था, अब वही ISIS और वही अलकायदा के नाम पर गिरफ्तारियां हो रही हैं अलग अलग जगहों से। इन गिरफ्तारियों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्या वाकई ऐसा कुछ है, ये मुलविस हो सकते हैं ये लोग? देखिए, कुछ कसूरवार, कुछ बेकसूर भी ये होते हैं। उस हुकूमत में भी हुआ, इस हुकूमत में भी हुआ। एक बात, एक वाकया आपको बता के कहेंगे कि जो जमीन पे माहौल खराब होता है जी, तो जो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं उन पर भी असर, उनके दिमाग पर भी असर पड़ता है। मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे जी, और RR पाटिल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पुलिस मिनिस्टर थे। जी हाँ। मालीगांव और मुदासा गुजरात में है, मालीगांव का हादसा हुआ। ATS के चीफ थे KP रघुवंशी जी। उन्होंने जांच की, जितने भी लोग पकड़े गए वो सब मुस्लिम समाज के लोग थे। उन पर इल्जाम लगा बॉम्ब ब्लास्ट का, इसका उसका। KP रघुवंशी का टर्म खत्म हो गया, हेमंत करकरे जी आए उसकी जांच करने के लिए, वही विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर,
और वही आर पाटिल आर पाटिल पुलिस मिनिस्टर, और करकरे साहब ने जो जांच की तो साध्वी प्रज्ञा, वो पांडे, वो कर्नल पुरोहित, ये सारे लोग जो आज भी जेल में बंद है। चीफ मिनिस्टर वही है, पुलिस मिनिस्टर वही है, सिर्फ जमीन में काम करने वाला के आदमी का परसेप्शन जो है वो गलत चेंज हुआ, हाँ। उस पर भी। और कुछ हुकूमतें जिसमें मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ये लोग चाहते हैं कि मुल्क का माहौल ख़राब हो, इस तरह का माहौल ख़राब हो, कुछ लोग नाजायज़ तौर पे भी करते हैं। तो अदलिया सबसे हम लोगों के कि अदलिया ने छोड़ा भी है बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को बेकसूर किया है, ऑर्डर किया है कि कंपनसेशन देने के लिए। इसलिए हमको अदलिया पे यकीन होना चाहिए। अगर ज़मीनी लोगों की गड़बड़ी की वजह कर या हुकूमत के गलत डायरेक्शन की वजह से कोई करता है तो अदलिया हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जुडिशरी और न्यायपालिका बहुत मजबूत है, और उसका हमको हर इस तरह के लोगों को जिनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल, हमसे बात की डॉक्टर शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया। 2016 जो है वो कांग्रेस के लिए भी और आपके लिए भी बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, चूंकि जाहिर तौर पर कई सारे जो है सूबों में इंतखाबात होने हैं। तो डॉक्टर शकील साहब थे, खास मुलाकात में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर हमारे साथ किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। बस आज खास मुलाकात में इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।